सभी को मेरा नमस्कार। बीते कुछ दिनों से आयुष से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट्स हैं और मेनली अगर बात करें तो आयुर्वेद के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कुछ प्रोटेस्ट चल रहा है। आखिर क्या ऐसी बात है जिसके कारण बच्चों को अपनी पढ़ाई छोड़कर धरने पे उतरना पड़ रहा है। आयुर्वेद के सभी स्टूडेंट्स ने अपनी मेनली 5 मांगे रखी हैं जिन्हें बार बार सरकार से, आयुष डिपार्टमेंट से कई बार एप्लीकेशंस और कई बार विनतियां करने के बाद भी अभी तक पूरा नहीं किया गया है, जिसके कारण वो मजबूर हो गए हैं धरना प्रदर्शन के लिए। आइए जानते हैं क्या है वो 5 मांगे। सबसे पहली मांग, आयुर्वेद के जो भी डॉक्टर्स या अधिकारी हैं उन्हें जो MBBS या एलोपैथी जो डॉक्टर्स होते हैं उनसे हर जगह पे कम वेतन दिया जाता है, कम सैलरीज दी जाती हैं। दोनों ने सेम समय लगाया है पढ़ने में, सेम दोनों ने मेहनत करी है, दोनों को डॉक्टर की उपाधि प्राप्त है, दोनों सेम समय काम कर रहे हैं, फिर भी जो उनकी सैलरी है, पे स्केल है, वो अलग अलग रखा जाता है। ऐसा क्यों? और इतना ही नहीं, ये प्रोटेस्ट पहली बार नहीं हो रहा है, ये इसके पहले कोर्ट में भी जा चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑलरेडी कोर्ट ने इस चीज़ को पास कर दिया है कि जब काम सेम है तो पे स्केल सेम होना चाहिए। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन और कोर्ट के हिसाब से पे स्केल सेम होना चाहिए, लेकिन फिर भी सरकार अभी तक इस चीज़ को प्रैक्टिकली लागू नहीं कर पा रही है। अब इसमें बहुत सारे लोगों की सोच आती है, कई सारे MBBS जो ऑलरेडी बच्चे कर रहे हैं या फिर नॉर्मल जो आम जनता है, उनकी एक ये सोच आ जाती है कि यार नीट में आपको कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाता होगा शायद, इसलिए आपका पे स्केल कम रखा है। तो यार अगर ये रीज़न होता तो मैं बिना किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाते हुए ये चीज़ बताना चाहूँगा कि MBBS में भी सभी के जो मार्क्स होते हैं वो सेम नहीं होते। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जो रिजर्वेशन कैटेगरी से जाते हैं और उनको बहुत कम मार्क्स में एडमिशन मिल जाता है। मैं ऐसे कई बच्चों को जानता हूँ जो 540-50 मार्क्स लाके भी आयुर्वेद कॉलेज में पढ़ रहे हैं, और ऐसे भी कई बच्चों को जानता हूँ जिनके 500 समथिंग मार्क्स थे लेकिन उनको फिर भी MBBS में एडमिशन मिला, सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरी की वजह से। पर यहाँ पे मुझे किसी को भी नीचा नहीं दिखाना है, ना ही मेरा किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना मकसद है। सिर्फ इतना बताने की कोशिश है कि अगर मार्क्स ही क्राइटेरिया है तो मार्क्स के बेसिस पे जितने भी बच्चे MBBS में भी कम मार्क्स पे सिलेक्ट होते हैं उनके भी पे स्केल बाद में जाके कम होने चाहिए। तो इससे ये तो क्लियर हो जाता है कि मार्क्स क्राइटेरिया नहीं है। तो फिर क्या ऐसी वजह है, क्या ऐसी सरकार को प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये आयुष को इतना ज़्यादा खुद को रिप्रेजेंट करना पड़ता है। तो अब दूसरे पॉइंट पे चलते हैं, पर उसके पहले एक छोटी सी चीज़ है जो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसमें लोगों को समझ में नहीं आती है कि वेतन को समान किया जाए और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी CPI से जोड़ा जाए। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक या CPI क्या है? CPI का फुल फॉर्म होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब ये क्या होता है? ये अगर हम आसान सी भाषा में समझें तो जिसे इन्फ्लेशन बोलते हैं या महंगाई हिंदी में अगर बोलें, कि जिस रेट से कंज्यूमर्स की नीड्स के हिसाब से जो प्रोडक्ट्स मार्केट में होते हैं उनके गुड्स और सर्विसेज की प्राइस जो बढ़ती है साल दर साल, उसे CPI बोला जाता है। और उसी के अनुसार गवर्नमेंट के जितने भी सर्वेंट्स होते हैं या गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स होती हैं उनकी भी प्राइस या सैलरीज बढ़ाई जाती हैं। तो इसका रिलेशन यहाँ पे ये है कि उससे जोड़ने से कि साल दर साल जो महंगाई बढ़ती है, जिस हिसाब से सारे गवर्नमेंट जॉब्स का पे स्केल बढ़ता है, उसी हिसाब से जो आयुर्वेद के प्रोफेशनल्स हैं उनका भी पे स्केल बढ़ाया जाए, हमें बार बार प्रोटेस्ट ना करना पड़े उस चीज़ के लिए। अब चलते हैं दूसरी मांग पे। दूसरी डिमांड है कि जबलपुर यूनिवर्सिटी जो MPMSU यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश की, उससे आयुष डिपार्टमेंट को अलग किया जाए। ये क्यों? एक्चुअली में क्या होता है कि जो MPMSU यूनिवर्सिटी है उसके पास बहुत सारे कोर्सेज हैं और उनका जो स्टाफ है वो भी उतना सफिशिएंट नहीं है, ना उनके पास कोई टेक्नोलॉजी है जिससे वो इतने सारे बच्चों या इतने सारे कोर्सेज को स्मूथली चला पाएँ। जिसकी वजह से क्या होता है कि सिर्फ MBBS का जो कोर्स है वो लोग स्मूथली चला पाते हैं, बाकी आयुष के जितने भी कोर्स हैं, इसके अलावा नर्सिंग है या और भी जितने छोटे छोटे कोर्सेज चलते हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा अनियमितता आती है। अगर अभी सिर्फ आयुर्वेद की बात करें तो आयुर्वेद के जो बच्चे हैं उनका सेशन कम से कम 1.5 से 2 साल से लेट चल रहा है, और इसके आगे भी यूनिवर्सिटी के पास कोई प्लान नहीं है जिसमें ये जो साल वेस्ट हुए हैं इसे कंपनसेट किया जाए, इसे जो निर्धारित समय है उसमें ख़त्म किया जाए। इसके लिए कोई स्कीम, कोई प्लान अभी तक यूनिवर्सिटी के पास नहीं है। इसके अलावा अगर एग्ज़ाम का टाइम टेबल आ जाता है तो वो पोस्टपोन हो जाता है। 10 से 12 बार एग्ज़ाम पोस्टपोन हो जाती है, हर बार एग्ज़ाम हो जाती है तो फिर 2-2, 4-4 महीने तक रिजल्ट नहीं आता है, जिसकी वजह से जो 5.5 साल का कोर्स है उसको कंप्लीट होने में 6-7 साल लग जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो यूनिवर्सिटी है वो अपने कोर्स को पूरा कराने में सक्षम नहीं है। तीसरी मांग है आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के जो पद आते हैं उनको हर साल लाया जाए, हर साल नियमित रूप से लाया जाए। आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी मतलब आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर, AMO की जो पोस्ट होती है वो MPPSC क्लियर करने पे मिलती है। बाकी की 35 में ये जो जॉब्स हैं वो हर साल या नियमित रूप से निकाली जाती हैं। और अगर आयुर्वेद की बात करें तो 1993 में ये सबसे पहले जॉब्स निकली थी, उसके बाद सीधे 2013 और अब उसके बाद सीधे 2022, यानी 8 से 10 साल का गैप जो है वो हर एग्ज़ाम में हो रहा है। और 8 से 10 साल के बीच के जो बच्चे हैं वो सब इन जॉब्स के लिए अप्लाई नहीं कर पाते हैं। अब एक छोटा सा डाउट आपको आ सकता है, क्या जॉब्स हैं ही नहीं, वैकेंसी है ही नहीं, तो सीट्स कहाँ से लाएँ? तो
तो ऐसा नहीं है। इसका जवाब आपको 4th पॉइंट से मिलेगा, जो चौथी मांग है। चौथी मांग ये है कि 2013 के जनसंकल्प के अनुसार, जनसंकल्प क्या होता है? जनसंकल्प जो भी गवर्नमेंट आती है वो ऐसे कुछ संकल्प लेती है कि आने वाले इतने सालों में हम ये काम करवाएंगे। तो 2013 के जनसंकल्प के अनुसार गवर्नमेंट ने ये डिक्लेयर किया था कि देश भर में आयुष के 1000 से ज़्यादा औषधालय खोले जाएंगे, यानी कि 1000 से ज़्यादा हॉस्पिटल्स खोले जाएंगे, जिनमें से अभी सिर्फ 148 यानी कि 148 ही गवर्नमेंट खोल पाई है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने जितनी भी बड़ी बड़ी बातें करी थी 1000 हॉस्पिटल्स की, उनका अभी तक कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट और आयुष डिपार्टमेंट मिलके अपना काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो रिक्वायरमेंट है कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक आयुष का हॉस्पिटल होना चाहिए। आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी एक आयुष के डॉक्टर की वैकेंसी होती है, जो बहुत ही कम ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जिनमें वो सीट्स भरती है। तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ही नहीं खोल पा रही है, जिसकी वजह से सीट्स नहीं आ रही हैं। जो सीट्स अवेलेबल भी हैं उसको गवर्नमेंट भर नहीं पा रही है। अब चलते हैं पांचवी मांग पे। पांचवी मांग ये है कि आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उनके पास अगर कोई पेशेंट आता है जिसकी इमरजेंसी सिचुएशन है, जैसे कि हार्ट अटैक उसे आया है या फिर इस टाइप की बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इस टाइप की अगर कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है और आसपास कोई भी बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट देना ये एक डॉक्टर का अधिकार होना चाहिए। आपको सुनकर ये मजाक जैसा लग सकता है, पर ये सच्चाई है कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट प्लेस है या छोटी जगह है या किसी भी जगह पे अगर आसपास कोई एलोपैथी डॉक्टर अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, और तो अगर आयुर्वेद डॉक्टर उसे प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहा है, अगर वो मेडिसिन जो तुरंत हार्ट अटैक में या ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाने पे तुरंत दी जाती हैं, अगर वो मेडिसिन उसे दे रहा है तो गवर्नमेंट के अनुसार इलीगल है। यानी कि अगर एक मरते हुए इंसान को ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है और अगर आयुर्वेद डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर देता है तो उसे इलीगल माना गया है। अब ये कानून कितना अच्छा है ये आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। और सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि बार बार आयुर्वेद के जो डॉक्टर्स हैं उन्हें क्यों इतना खुद को एक्सप्लेन करना पड़ता है। आयुर्वेदा अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। ये सरकार से लेके पूरी दुनिया आज मानने को तैयार है। अमेरिका, अफ्रीका, जितने बड़े बड़े देश हैं वो सब आयुष को अपने यहाँ लाना चाहते हैं, वो सब आयुर्वेद को अपने यहाँ लाना चाहते हैं। और एक तरफ हमारा खुद का देश है जिसकी जो इतनी बड़ी स्ट्रेंथ है वो उसे बढ़ावा नहीं देना चाहती। आजकल कितने सारे आए दिन पेपर में आयुर्वेद के चमत्कार आते हैं कि किसी चीज़ का इतनी बड़ी बीमारी थी उससे आयुर्वेद से ठीक हो गई, कोई ये बीमारी थी आयुर्वेद से ठीक हो गई। और इतने बड़े इंटरनेशनल सिनेरियो में जो आयुर्वेद के डॉक्टर्स हैं उन्हें क्या करना पड़ रहा है, अपनी पे स्केल के लिए धरना देना पड़ रहा है। अभी हाल ही में आयुर्वेद का एक बहुत फेमस केस हुआ है जो बहुत लाइमलाइट में आया है और आपने कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर सुना भी होगा। अफ्रीका में एक देश है केनिया। केनिया के एक पूर्व प्रधानमंत्री रेला ओडिंग, जिनकी बेटी की आंखों की रोशनी चली गई थी, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के बाद भी वो वापस नहीं आ पा रही थी। तब उन्होंने आयुर्वेद पे विश्वास दिखाया और वो इंडिया के केरला में उनकी बेटी की आंखों की रोशनी वापस आ गई। ये सुनने में एक पुरानी फिल्म जैसा लगता है, पर आयुर्वेद ने इसे कर दिखाया। बहुत सारे केसेस आजकल आ रहे हैं जिसमें पूरा वर्ल्ड चाह रहा है कि आयुर्वेद हमारे देश में आए, पर जहाँ आयुर्वेद ऑलरेडी है वहाँ के लोग उसकी ना तो इज्जत कर रहे हैं ना गवर्नमेंट उस पर ध्यान दे रही है। तो सरकार और आयुष डिपार्टमेंट से ये विनती है कि जो भी हमारी 5 सूत्री मांगे हैं उन्हें पूरा किया जाए, वरना हमें अपने हक की लड़ाई के लिए धरने पर उतरना पड़ेगा। नमस्कार।